आज हम जानेंगे बुक पढ़ने का इजी, करेक्ट व साइंटिफिक तरीका। यह तरीका डॉक्टर विजय अग्रवाल की पुस्तक पढ़ो तो ऐसे पढ़ो से लिया गया है। डॉक्टर विजय अग्रवाल एक टीचर, एक सिविल सर्वेंट तथा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के निजी सचिव रहे हैं। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसमें से यह तरीका हम डिस्कस करेंगे। पढ़ने का जो तरीका इस वीडियो में बताया जा रहा है वह मुख्यतः विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। यानी कि यह उन लोगों के लिए है जो इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि उन्हें विषय को याद रखना है और समय आने पर उसका उपयोग करना है। पढ़ने का सही तरीका जानने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि क्या आप दौड़ सकते हैं? आपका शायद उत्तर होगा हाँ। लेकिन क्या आप धावक हैं? आपका उत्तर शायद होगा नहीं। दूसरा सवाल है, क्या आप गाना गुनगुनाते हैं? आपका शायद उत्तर होगा हाँ। लेकिन क्या आप गायक हैं? मुझे उम्मीद है कि आपका उत्तर होगा नहीं। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या आप पढ़ते हैं? आपका शायद उत्तर होगा हाँ। लेकिन क्या आप पढ़ने का सही तरीका जानते हैं? आपका उत्तर क्या है, हाँ या नहीं? हम पढ़ते सभी हैं, लेकिन पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए यह कुछ लोग ही जानते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स केवल कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों के आते हैं। वे विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं, मुझे लगता है कि उनके पास वो तरीका है पढ़ना, पढ़कर ज़्यादा नंबर लाना, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। मेरे अकॉर्डिंग यह एक स्किल है, एक आर्ट है, जिसे हम सभी जान सकते हैं। यदि हम उन तरीकों को जानेंगे तो उम्मीद है कि हम सभी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस पुस्तक में जो नियम दिए गए हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें से हम इस वीडियो में कुछ चुनिंदा नियमों को डिस्कस करेंगे। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जानिए। प्रत्येक पुस्तक में लेखक का परिचय दिया रहता है, उससे जानिए कि लेखक कौन है। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा कि इससे लेखक के प्रति एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। जब हम लेखक का जीवन परिचय, उसकी डिग्रियों, उसे प्राप्त सम्मान एवं पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं तो उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। हमने देखा है कि जब कोई वक्ता बोलने के लिए आता है तो सर्वप्रथम उसका परिचय दिया जाता है, जिससे श्रोताओं को यह जानकारी हो जाए कि जो वक्ता बोलने वाला है वह अपने विषय का कितना बड़ा जानकार है। इस जानकारी से श्रोता अपने दिमाग को खोल लेते हैं उसकी बातों को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो लेखक के बारे में जानकारी मिलने से हमें यह मालूम हो जाता है कि लेखक कितना जानकार है, तथा हम उसकी बातों को ग्रहण करने के लिए अपने दिमाग को खोल लेते हैं। दूसरा फायदा यह है कि लेखक की विचारधारा की जानकारी होती है। यह जानकारी कला संबंधी पुस्तकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी घटना या किसी भी विषय पर लिखने के लिए लेखक की एक विचारधारा होती है, उसका एक दृष्टिकोण होता है। उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यदि लेखक किसी किसान का पुत्र है तो उस घटना को देखने का उसका एक अलग नज़रिया होगा। यदि लेखक विदेश में रहा है, पढ़ा है, तो किसी भी घटना को लिखने का उसका एक नज़रिया होगा। इसलिए लेखक के बारे में जानिए। लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें पुस्तक की भूमिका को पढ़ना चाहिए। मेरा यह मानना है कि भूमिका तो शायद ही कोई विद्यार्थी पढ़ता है। असल में आपकी सबसे बड़ी गड़बड़ी आपकी सोच से निहित है कि परीक्षा में क्या आता है और क्या नहीं आता, जबकि आपकी सोच यह होनी चाहिए कि इस विषय के बारे में मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता। यदि सोच इस तरह की है तो फिर परीक्षा में आपका सफल होना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा।
और तभी भूमिका का महत्व समझ में आने लगेगा। क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि यदि भूमिका उपयोगी नहीं है तो वह लिखी ही क्यों जाती है? क्यों बेकार में 2-4 पेज खराब किए जाते हैं? विश्वास कीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूमिका पढ़ने से आपको दो बातें पता लगती हैं। पहली तो यह है कि लेखक ने यह किताब क्यों लिखी है। दूसरी यह है कि लिखी किस तरीके से है। इसके पढ़ने से आपको लेखक के दृष्टिकोण का अनुमान लग जाता है। साथ ही आपको इस बात का भी पूर्वाभास हो जाता है कि जो बातें आप पढ़ने जा रहे हैं उसे जानने की उपयोगिता क्या है। मेरा विश्वास है कि इसके बाद से आप सभी किताबों के साथ ऐसा करने लगेंगे। इसके लिए ज़्यादा नहीं, अधिक से अधिक आधे घंटे का ही सवाल है। भूमिका पढ़ने के बाद एक बार विषय सूची को भी पढ़िए। आप सोच रहे होंगे कि भला विषय सूची भी कोई पढ़ने की चीज होती है। इसका उपयोग तो केवल यही जानकारी प्राप्त करने के लिए होती है कि किस पेज पर कौन सा टॉपिक मिलेगा। निश्चित रूप से विषय सूची का मुख्य काम यही है, लेकिन क्या आपने कभी नक्शे का उपयोग किया है? जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं और घूमने से पहले यदि हम नक्शे का उपयोग करते हैं तो हमारी यात्रा अच्छी रहती है। इसी प्रकार विषय सूची को पढ़ने का अर्थ है कि इस बात को पहले ही जान लेना कि इस विषय में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इससे हमारा दिमाग स्वयं को उन बातों के लिए पहले से ही तैयार कर देता है। इसलिए पुस्तक की विषय सूची आपके लिए व्यवस्थित अध्ययन के लिए आवश्यक है। लेखक का परिचय, भूमिका और विषय सूची को पढ़ने के बाद किताब को पढ़ने का नंबर आता है। यदि आपको किताब इसलिए पढ़नी है कि उसे समझ सके, याद रख सके, यह पक्का जानिए कि केवल एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी। जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं और ढेर सारे नंबर लाते हैं, यदि आप उनसे पूछें तो वे बताएंगे कि वे उस किताब को या फिर नोट्स को कई कई बार पढ़ते हैं। लेकिन यह कई कई बार पढ़ना हमेशा एक ही तरह का नहीं होता। यह हर बार अलग अलग तरीके का होता है। ठीक वैसे ही जैसे गर्मी के दिनों में आप 3 बार नहाते हैं तथा हर बार एक ही जैसा नहीं नहाते। सुबह खूब साबुन लगाकर रगड़ रगड़ कर नहाते हैं, जबकि दोपहर और शाम को शरीर पर पानी डालकर वैसे ही हाथ फेर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी किताब को कब और किस तरह पढ़ने से अधिक लाभ होता है। किसी भी किताब को समझने के लिए उसकी कई रीडिंग करने की जरूरत है। फर्स्ट रीडिंग आप ऐसे कीजिए जैसे आप कोई जीवनी, उपन्यास या कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, अर्थात जस्ट रीड। इस समय आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि किताब आपकी समझ में आ रही है या नहीं। अभी आपको इसे याद नहीं करना है, केवल सामान्य रूप से पढ़ते जाना है। पढ़ने की गति नियमित हो, न तो इतना तेज पढ़े कि किताब जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और ना ही इतना धीमा पढ़े कि आपको बोरियत महसूस होने लगे। इस तरह पढ़े कि किताब के बारे में आपके मन में कुल मिलाकर एक सामान्य सा परिचय बन सके। इससे अधिक कुछ नहीं। आप यहाँ इस बात की भी चिंता मत कीजिए कि यह पुस्तक अभी तक आपकी कक्षा में पढ़ाई गई है या नहीं। कक्षा की पढ़ाई को आप अपनी निजी पढ़ाई का आधार न बनाएं। वहाँ पढ़ाई अपने ढंग से होती रहेगी, उसे आप करते रहिए। लेकिन यदि आपको कुछ हटकर नंबर लाना है और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में पहचान बनानी है, तो निश्चित रूप से उसके लिए कक्षा से कुछ हटकर कुछ विशेष तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कक्षा में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वह कक्षा में पढ़ाए गए से ज़्यादा है, इसलिए कक्षा की पढ़ाई से आपको दिक्कत नहीं आएगी। किताब को इस तरह एक बार पूरा पढ़ने से आपको दो सबसे बड़े फायदे होंगे। पहला यह है कि विषय के बारे में जो जानकारी मिलेगी वह संपूर्णता में होगी।
आगे चलकर ऐसा करने से विषय को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी और तभी आप सूचना को ज्ञान में परिवर्तित कर सकेंगे। दूसरा लाभ यह होगा कि आपके मस्तिष्क को पहले से ही उस रास्ते का आभास हो जाएगा जिस पर आगे आपको चलना है। फर्स्ट रीडिंग के बाद हमें सेकंड रीडिंग करनी है तथा सेकंड रीडिंग फर्स्ट रीडिंग की तुलना में गंभीरतापूर्वक करनी है। यहाँ पर हमें कहानी या उपन्यास की तरह किताब को नहीं पढ़ना है, बल्कि धीरे धीरे पढ़ना है तथा एक दिन में सिर्फ एक अध्याय को पढ़ना है। यहाँ पर पढ़ने की गति तो धीमी होगी ही, साथ ही हमें समझकर पढ़ना है। सेकंड रीडिंग करते वक्त हमें निम्नलिखित 8 बिंदुओं का ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट बिंदु है कि आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंशों को पेंसिल से चिन्हित करते हुए चलिए। इससे महत्वपूर्ण तथ्य आपके दिमाग में अपने आप रेखांकित हो जाएंगे। साथ ही आगे चलकर जब भी आप पुस्तक को दोहराना चाहेंगे तो इससे आपको मदद मिलेगी। दूसरा बिंदु है कि पुस्तक के हाशिए पर आप कुछ टिप्पणियां लिख सकते हैं। यदि आप ठीक समझे तो पुस्तक के हाशिए पर अपनी ओर से कुछ टिप्पणियां भी लिख सकते हैं। यदि जैसे कोई आप पैराग्राफ पढ़ते हैं और पूरे पैराग्राफ को आप किसी शब्द के माध्यम से या सेंटेंस के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो उस सेंटेंस या शब्द को आप पैराग्राफ के पास पेंसिल से लिख दीजिए। तीसरा बिंदु है कि अन्य पुस्तकों से विषय से संबंधित तथ्य को हाशिए पर लिख दें। यदि आपको अपने विषय से संबंधित कोई बात याद आ रही है या किसी अन्य पुस्तक या किसी दूसरे सोर्स से आप विषय से संबंधित कोई बात जान रहे हैं तो उसे अपनी पुस्तक में उसी विषय पर उसी पेज पर साइड में लिख दीजिए। इससे आप अनजाने में अपने टॉपिक को काफ़ी व्यापक और संपूर्ण बना रहे हैं तथा अनजाने में आपका एक नोट्स भी तैयार हो रहा है। इससे आपको भविष्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ पर लापरवाही या आलस्य करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह जरूर लिखना चाहिए। चौथी बात है कि प्रत्येक बात को समझ कर चलिए। जब आप किसी टॉपिक या किसी किताब को पढ़ते हैं तो कई बातें ऐसी आती है जो हम नहीं समझते हैं। आपको यहाँ पर रटने की या उसे छोड़कर चलने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे वहाँ पर समझिए। यदि खुद से नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे से समझने की कोशिश कीजिए। गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप उसको समझ कर चलिए, छोड़कर मत जाइए। यदि आप उस बात को छोड़ देंगे तो आगे जब आप पढ़ोगे तो उस विषय से संबंधित फैक्ट आपके सामने आगे आएंगे, तो वहाँ पर आप दूसरे बात को भी नहीं समझ पाएंगे यदि आप पहली बात को समझकर नहीं चलेंगे। पांचवा पॉइंट है कि प्रत्येक शब्द को समझकर चलिए। अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थी के सामने जब कोई शब्द आता है तो वे उसे छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझकर चलिए। यदि आप शब्द को नहीं समझेंगे तो आपकी समझ में वह सेंटेंस भी नहीं आएगा, और यदि सेंटेंस भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आपकी समझ में पूरा टॉपिक नहीं आएगा। जब आप प्रत्येक शब्द को समझकर चलेंगे तो उस विषय से संबंधित आपके विचार तथा भाव मजबूत होंगे, जो आपके लिखने में भी आपकी मदद करेंगे। छठा पॉइंट है कि किसी एक विषय का एक ही टॉपिक एक दिन में पढ़ें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक विषय का एक ही टॉपिक हमें एक दिन में पढ़ना चाहिए। आपके यहाँ पर धैर्य की जरूरत है। अक्सर अनुभव किया जाता है कि यदि आप एक दिन में किसी एक विषय का एक ही टॉपिक पढ़ते हैं तो वह आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है, स्पष्ट भी होता और काफ़ी गहराई से आपकी समझ में आता है। यदि हम उसी दिन उसी विषय का दूसरा टॉपिक भी पढ़ ले तो चूंकि इन दोनों विषय की बातें एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है, इससे गड़बड़ होने की आशंका बनी रहती है और इससे हमें आगे चलकर समस्याएं उत्पन्न होगी। इसलिए एक दिन में एक विषय का एक ही टॉपिक पढ़ें। सातवां बिंदु है कि एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग विषय के हैं। यदि आप एक विषय का एक ही टॉपिक एक दिन में पढ़ेंगे
तो कंटेंट आप बहुत कम पढ़ेंगे। इसलिए एक दिन में एक विषय का तो एक ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन आप 3 अलग-अलग टॉपिक एक दिन में पढ़ सकते हैं, या 3 अलग-अलग विषय आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। इससे इनमें आपस में गड़बड़ होने की संभावना भी नहीं होगी और आपका सिलेबस काफ़ी कवर हो जाएगा। 8वां बिंदु है कि टॉपिक को पढ़ने के बाद दिन में उसे कई बार दोहराएं। जब आप पुस्तक के टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो जब भी आपको मौका मिले उसे बार बार दोहराएं। केवल टेबल पर बैठकर ही न दोहराएं, बल्कि टहलते हुए, घूमते हुए, बस में जाते हुए, कार्य करते हुए उसे दोहराते रहिए। इससे उस टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। 9वां बिंदु है कि टॉपिक को सिर्फ दोहराए नहीं, बल्कि उसके बारे में सोच विचार भी करें। आप यह भी देखिए कि क्या आप कुछ नया सोच सकते हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं तो निराश बिल्कुल भी न हो। यह सचमुच में कठिन काम है, लेकिन यदि आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे ऐसा कर लेंगे। आपके दिमाग का इसको अभ्यास हो जाएगा। इसलिए शुरू में असफलता हाथ लगने के बावजूद यह आपको करना ही है चाहिए, ताकि भविष्य में सफलता हाथ लग सके। किसी भी किताब की फर्स्ट एवं सेकंड रीडिंग के बाद हमें थर्ड रीडिंग करनी चाहिए। थर्ड रीडिंग फर्स्ट रीडिंग की तरह ही होगी, यानी कि किताब को कहानी या उपन्यास की तरह पढ़िए। लेकिन अब आप रीडिंग तो ऐसे करेंगे जैसे उपन्यास पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ आपको महसूस नहीं देगा जैसा आपको फर्स्ट रीडिंग करते हुए महसूस हुआ था। फर्स्ट रीडिंग के दौरान आपको बोरियत महसूस हुई होगी, एक आपके अंदर खीज उत्पन्न हुई होगी, लेकिन यहाँ आप इंजॉय महसूस करो। अब आपको महसूस होगा कि आपकी विषय पर पकड़ मजबूत हो गई है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन तीनों रीडिंग करने के बाद क्या आपको नहीं लगेगा कि यह पढ़ने का तरीका एक वैज्ञानिक, अधिक विश्वसनीय, यहाँ तक कि मज़ेदार होगा? हो सकता है कि शुरुआत में ऐसा ना लगे, लेकिन धैर्य रखें, आगे चलकर आपको ऐसा लगने लगेगा। इस तरह से 3 बार पढ़ने के बाद आप निश्चित हो जाइए कि उस विषय ने आपके दिमाग में अपनी जड़ें अच्छी तरह जमा ली है। अब वे आसानी से नहीं निकल सकेगी, लेकिन यह सोचकर आपको उदासीन नहीं हो जाना है। जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे नमी चाहिए ही चाहिए, यानी कि आपको बीच बीच में दोहराते रहना होगा। जब आप दोहराएंगे यानी कि रिवीजन करेंगे, तब आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे जिस तरह अब तक पढ़ते रहे हैं। अब तो यदि आप किताब पर एक सरसरी निगाह भी डाल देंगे तो भी आपको सारी पढ़ी हुई बातें याद आ जाएंगी। और ऐसा समय समय पर करते रहिए, जिससे कि विषय पर आपकी पकड़ मजबूत बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। और हम भविष्य में भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।